नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है राजपूतों की उत्पत्ति। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राजपूत की उत्पत्ति संबंधी आप लोगों को परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राजपूत की उत्पत्ति संबंधी जो प्रश्न है उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि आप परीक्षा हॉल में जो प्रश्न देखेंगे संभवतः कि राजपूत की उत्पत्ति के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई बताएं, या राजपूत की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जो हम बताने जा रहे हैं वो उत्तर के तौर पर आप लिख सकते हैं, स्मरण भी रख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में काम दे। पहले हम ये जानें कि राजपूत कहते किसे गए हैं। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 11वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिन्हें राजपूत राज्य माना जाता है। इनमें अधिकांश राज्यों का उदय गुर्जर प्रतिहार के अवशेषों पर हुआ। इतिहासकारों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को ही राजपूत काल की संज्ञा दी है। तो राजपूत के उत्पत्ति के संबंध में बहुत से अवधारणाएं हैं। कुछ विदेशी इतिहासकारों की अवधारणाएं हैं, कुछ भारतीय इतिहासकारों की अवधारणाएं हैं, उनके अपने अपने सिद्धांत भी हैं। तो इन सिद्धांतों में हम चर्चा करेंगे कि राजपूत की उत्पत्ति संबंधी हम सबसे पहले विदेशी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि विदेशी सिद्धांत में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है। तो राजपूत की उत्पत्ति के बारे में विदेशी कुछ भारतीय विद्वानों और यूरोपीय विद्वानों का यह मत है विदेशी सिद्धांत संबंधी कि यह भारत के मूल निवासी नहीं है, यानी कि भारत के बाहर से आकर भारत में आकर बस गए हैं। कर्नल टॉड के अनुसार और ये शक, कुषाण और हून के संतान हैं। ये राजपूत जिन्हें हम कहते हैं यह शक, कुषाण और हूनों के संतान हैं। ये विदेशी सिद्धांत है कर्नल टॉड के। विलियम क्रूक तथा बीएन स्मिथ का मानना है कि राजपूत विदेशी थे। इन दोनों का मानना था कि राजपूत जो राजपूत होने का दावा करते थे वस्तुतः वह हूनों के ही साथ भारत में आए थे। इन विदेशियों को द्वितीय श्रेणी के क्षेत्रीय के रूप में हिंदू समाज ने अपने में समाहित कर लिया और कालांतर में यही समाज राजपूत बनकर उभरे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा डी.आर. भटनागर ने राजपूतों को विदेशी माना है। इस मत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां होती है। अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि राजपूत हून के साथ भारत आए तो ऐतिहासिक स्रोतों में हून के साथ गुर्जरों का भी उल्लेख होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। उदाहरण स्वरूप महाभारत में हूनों का उल्लेख है लेकिन गुर्जरों का नहीं। हर्षचरित में भी दोनों का जिक्र अलग अलग हुआ है, एक साथ नहीं हुआ है। अतः नस्ल और रीति रिवाज के आधार पर यह राजपूत जो 7वीं से 12वीं शताब्दी में उदय हुआ, इन्हें विदेशी कहना ठीक नहीं है या उचित नहीं प्रतीत होता है या उचित प्रतीत नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय जिसे हम राजपूत कहते हैं वो विदेशी थे। ये हून की संतान थे या शक के संतान थे
या कुषाण के संतान है। ऐसा कहना ऐतिहासिक स्रोत इसे पुष्टि नहीं देती है, इसलिए यह भी एक विवादास्पद है कि राजपूत विदेशी थे। अब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है, इसे भी जानना जरूरी है कि अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। राजपूती की उत्पत्ति के संबंध में दूसरी सर्वाधिक चर्चित मान्यता है अग्निकुंड का सिद्धांत। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में एक कथा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार के पश्चात चारों तरफ अव्यवस्था व्याप्त हो गई, यानी कि भारत जब क्षत्रिय विहीन हो गया परशुराम के क्षत्रिय के संहार करने के बाद, तो अव्यवस्था व्याप्त हो गई। तो धर्म की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा की आज्ञा से माउंट आबू पर्वत में विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ आरंभ किया और इन मुनियों ने अग्निकुंड से प्रथमतः 3 योद्धाओं का जन्म किया। अग्निकुंड से प्रतिहार, चालुक्य और परमार, ये तीनों योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। इनको उत्पन्न किया, लेकिन यह दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तब एक और अग्निकुंड का निर्माण किया गया और इस अग्निकुंड बनाकर वशिष्ठ ने एक नए योद्धा का जन्म दिया जो चहरमान नाम से उत्पन्न किया। इसे दैत्यों को पाताल लोक तक खदेड़ दिया। यह दैत्य पर विजय प्राप्त की और इसको खदेड़ कर पाताल लोक पर ले गया। तथा नवसंसाहक चरित हम्मीराज रासो तथा शिशना अभिलेख से भी यह मिलती है, इसका जिक्र मिलता, परंतु ऐतिहासिकता पूर्णतः संदिग्ध है। इसकी ऐतिहासिकता जो है यह केवल साहित्यों में वर्णन है, ऐतिहासिकता नहीं है। यह कवि की कपोल कल्पना भी मानी जाती है। इससे कुछ विद्वानों का यह निष्कर्ष निकलता है कि विदेशी जातियों को अग्नि द्वारा शुद्ध करके राजपूत का दर्जा दिया गया है। कुछ विदेशी जातियां थी, कुछ विद्वानों का कहना था कि ये विदेशी जाति को अग्नि द्वारा शुद्ध किया गया और इसे शुद्ध करके इसे राजपूत का दर्जा दिया गया। यानी कि माउंट आबू का जो सिद्धांत है पृथ्वीराज रासो के द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो की यह जो पुस्तक है, यह कथा कपोल कल्पना मानी जाती है और इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, इसे माना नहीं जाता। इस प्रकार अग्निकुंड का सिद्धांत भी संदिग्ध माना जाता है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत में जरा सा वर्णन कर दूं कि देशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। अनेक विद्वानों ने राजपूत की उत्पत्ति देशी माना है तथा इसका संबंध प्राचीन काल में क्षत्रिय, ब्राह्मण और आदिम जाति जनजातियों से जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ के क्षत्रियों ने चंद्रवंशी, सूर्यवंशी होने का दावा किया है और भारत जो है चंद्र और सूर्य के पूजक हैं, इसलिए इसे भारतीय कहा जा सकता है। अनेक राजपूत राजाओं के अभिलेखों में उसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी से संबंध दिखाए भी गए हैं। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सिसोदिया, चालुक्य अपना संबंध राम और कृष्ण से स्थापित करते थे। G.H. ओझा और C.B. वैद्य तथा अन्य इतिहासकारों की यही मानते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय हैं। जो राजपूत जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी जाती है। प्रतिहार, चौहार, चंदेल, गोहिलों आदि वंशों के संस्थापक ब्राह्मण ही थे। गुप्त साम्राज्य में वर्धन साम्राज्य के पतन के पश्चात अरबों पर आक्रमण में फैली अव्यवस्था का सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्राह्मण ने शास्त्र के स्थान पर शस्त्र का चुनाव किया और इसका चुनाव में उसने क्षत्रिय वंशों के साथ संबंध और कालांतर में यही राजपूत कहलाने लगे। ये देशी सिद्धांत है, यानी कि जो अरबों पर आक्रमण हुआ तो ब्राह्मण ने शास्त्र की जगह शस्त्र को अपनाया और इसी से ये अपना बचाव किया और ये कालांतर में क्षत्रिय और राजपूत कहलाए।
राजपूत प्राचीन आदिम जनजाति गौड़, भार, खरवार आदि के वंशज से चंदेल, राठौर, गढ़वाल आदि वंश की उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है। आर्यों के संपर्क में आने से राजनीतिक चेतना विकसित हुई। विशेष क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर यह क्षत्रिय बन गए और कालांतर में यह राजपूत कहलाने लगे। तो इन सभी सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रोफेसर BN चट्टोपाध्याय ने राजपूत की उत्पत्ति का संबंध अनेक नवीन जातियों की संरचना, क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्ति, इक्ष्वाकु वंश के उदय, सामाजिक संबंधों की स्थानीयता के बल पर आदि कारणों से जोड़े हैं। नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की बहुलता तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विस्तार, जिसमें भूमि अनुदानों को विशेष भूमिका रही, के चलते ही अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण के आदर्शों को अपनाकर राजपूत बने। तो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी ये सिद्धांत आपने जाना कि किस प्रकार विदेशी सिद्धांत क्या कहती है, और अग्निकुंड सिद्धांत जो 4 राजपूत को मांड आबू में कर योद्धाओं को मलेच्छों के सर्वनाश के लिए और दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए कैसे उत्पन्न किया गया। अंत में वशिष्ठ के द्वारा चहरमान वंश का उदय किया गया और चहरमान क्षत्रिय का उदय किया गया, और इन्होंने ही पाताल लोक तक दैत्यों को खदेड़ दिया था। और ये देसी उत्पत्ति का कहना है कि ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राम और लक्ष्मण के वंशज कहलाते। इस प्रकार आपने ये जाना कि किस प्रकार हम 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के क्षत्रियों को राजपूत का दर्जा दिए, और इसे कैसे राजपूत कहा जाए, राजपूत की उत्पत्ति कैसे किन कारणों से हुई और क्या इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।